हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपकी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें कि अब तक आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा। तो 6 है, 8 है, 3 है, 51 है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है। देखिए 6 गुणा 8 कितना होता है, 8 6 48, प्लस कर देंगे 3 का, यानी पहले गुणा करना है हमें इन दोनों का, फिर प्लस कर देना है, तो हमें ये लास्ट वाली संख्या में मिल जाएगी। यानी 8 6 48 प्लस 3 कितने होते हैं, 51। ऐसे 15 चौक 60 प्लस 5 65। तो यहाँ कितना आएगा, 20 पंजे 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, यानी पहले दोनों का गुणा करना है, फिर तीसरे वाले को जोड़ देना है। इसको देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। एच एस एफ यू डी के बाद में क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है कि एच और एस क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एफ और यू एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत होता है डब्लू। डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत होता है डब्लू। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपका डब्लू आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे। तो देखिए एक तरीका तो ये होता है कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर उसका जो एलसीएम आए उसमें फिर 13 का भाग देने के बाद 5 जोड़ दीजिए, तब आपका आंसर निकल के आएगा। वो थोड़ा लेंथी तरीका हो जाएगा। शॉर्ट तरीका क्या होता है इसका, यदि हम किसी संख्या में 10 से भाग कर रहे हैं और शेष पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो संख्या का इकाई अंक कितना होगा, वो संख्या का इकाई अंक हमारा हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसका कि जो संख्या क्या है वो 13 से विभाजित होनी चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, अब 13 से भाग करके देख लेते हैं। तो 13 से भाग करेंगे 255 में, तो ये 13 से नहीं कटेगा, जबकि ये 13 से आपका क्या है, कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस वाली ट्रिक से आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए, तो कुछ तो समय बचा होगा आपका। फिर 13 से भाग करके देख लीजिए, या फिर आपको ये ट्रिक नहीं लगानी तो फिर आपको चारों में ही 13 का भाग देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, तो बैंक वो जो दर होती है वो कौन सी होती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीआई होता है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ये किससे उधार लेता है, तो ये आपका वाणिज्यिक बैंकों से क्या लेता है, ऋण लेता है। ठीक है, तो जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देती है तो वो दर कौन सी होती है, वो दर होती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। और जब आरबीआई बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है या फिर ऋण देता है, तो वो कौन सी दर होती है, तो उसको रेपो रेट भी कहते हैं और बैंक रेट भी कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रिवर्स जो रेपो रेट होती है वो हमेशा किससे कम होती है, तो हमेशा कम होती है आपकी रेपो रेट से। क्लियर, बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में नोट कर लीजिए जो पॉइंट है आपके, कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो आयोग आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग। दूसरा पॉइंट क्या है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओस्बॉर्न स्मिथ। ओस्बॉर्न स्मिथ। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। चौथा पॉइंट, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। पांचवा पॉइंट क्या है इसका कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। ठीक है, बस आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर है, यानी इनका क्रम बताना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है। भारतीय संविधान किस संशोधन के तहत की गई है, ये की गई है आपकी 15वें संविधान संशोधन के तहत। तो जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु अब कितनी हो गई है सेवानिवृत्ति की, वो हो गई है 62 वर्ष। किसकी, हाईकोर्ट की हो गई है 62 वर्ष। यदि आपसे सुप्रीम कोर्ट की पूछी है तो कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी मैंने खोल दिया है, तो इसका मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 में है।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह बेन आरेख चुनिए जो सांप, छिपकली और सरीसृप के बीच संबंध की सही व्याख्या करता है। किस किस के बीच में? सांप, छिपकली और सरीसृप। तो सरीसृप किसको बोलते हैं? जो रैंक कर चलते हैं। ठीक है, सरीसृप किसको बोलते हैं? जो रेप्टाइल्स होते हैं इनको जो रैंक कर चलते हैं वो सरीसृप कहलाते हैं। तो आपको पता है सांप भी रैंक कर चलता है और छिपकली भी रैंक कर चलती है, और दोनों ही किस में आएंगे? आपके सरीसृप के अंतर्गत आ जाएंगे। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या मांसाहारी भोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इसके पीछे कौन से तर्क प्रबल हैं वो आपको बताने हैं। पहला तर्क है, हाँ यह बहुत महंगा होता है इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर है। देखिए कोई चीज़ महंगी है, सस्ती है, तो इसकी वजह से आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो पहला तर्क तो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा तर्क क्या है? नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश में किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। बात जब प्रजातांत्रिक देश की आ रही है तो वहाँ पर लोगों की इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए, जो कि आपका ये दूसरा तर्क क्या हो जाएगा? आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, केवल तर्क आपका दूसरा क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 75 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:7 है। यदि उनका कुल मूल्य 170 रुपये हो, 117 रुपये हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग विभाजित नहीं होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 13, 4, 7 और 6। किससे विभाजित नहीं होगा? तो सबसे पहले तो हमें इनकी संख्या निकालनी पड़ेगी, सिक्कों की संख्या कितनी कितनी है, उसके बाद देखते हैं किससे विभाजित नहीं होगा। तो देखिए सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब मैंने आपको पिछले जो प्रैक्टिस सेट हुए उनमें बताया था कि जब हम सिक्कों वाले क्वेश्चन को करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे मूल्य दे रखा है, यहाँ पे सिक्के दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको मूल्य दे रखा है तो हम इस पूरे सवाल को मूल्यों के हिसाब से ही चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि सिक्के किस किसके दे रखे हैं? 1 रुपये के, 50 पैसे के और आपके 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। आपको पता है कि 1 रुपये का जो एक सिक्का होता है उसका मूल्य कितना होता है? तो 1 रुपये ही होता है। 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/2 रुपया होता है, यानी कि आधा रुपया होता है। और 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है? 1/4 रुपया होता है। लेकिन 1 रुपये कितने सिक्के दे रखे हैं? तो 5। तो कुल मिला के मूल्य कितना हो जाएगा? 1 × 5। और 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 6। तो गुणा कर देंगे 6 का। और 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 7। गुणा कर देंगे 7 का। यानी कुल मिला के मूल्य कितना हो गया सभी सिक्कों का? इतना हो गया। अब इसको सोल्व करिए। तो 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5। 2 से कटेगा 3 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा आपका 7/4। 5 और 3 8, 8 + 7/4। तो 8 चौक 32 और 7 39/4। यानी कुल मिला के जो मूल्य आ गया वो आपके 39/4 रुपये आ गया। लेकिन एक्चुअल में मूल्य है कितना है? तो आप कहेंगे एक्चुअल में जो मूल्य दे रखा है वो 117 रुपये दे रखा है। तो 39/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 117 के बराबर होगी। 39 से कटेगा आपका ये 1 बार, 39 से कटेगा आपका ये 3 बार। तो 1/4 बराबर 3 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 4 × 12। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई? 12 मिल गई। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग। लेकिन 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? तो 50 पैसे के 6 हैं। और 25 पैसे कितने हैं? 25 पैसे के 7 हैं। यानी कुल योग कितना हो गया? तो कुल योग हो गया आपका 6 + 7 यानी कि 13। यानी आपको 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 13। ठीक है, इतनी हो जाएगी। यानी हमारा इतना आंसर आना चाहिए था। लेकिन आपसे आंसर में पूछा क्या है? आपसे आंसर में पूछा है कि ये जो संख्या दे रखी है ये इनमें किससे नहीं कटेगी। देखिए यानी कि आपका जो 13 × 12 दे रखा है आपका इनमें चार ऑप्शन में से किससे नहीं कटेगा। तो देखिए 13 × 12 13 से तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा क्योंकि 12 है इसमें, और 6 से भी कट जाएगा। किससे नहीं कटेगा? तो ये आपका ये 7 से नहीं कटेगा। यानी कि जो दोनों की संख्याओं का योग है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 12 × 13 किससे नहीं कटेगा? तो आपका 7 से नहीं कटेगा। अगला प्रश्न देखिए, ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान किस महासागर के तट पर है? तो यहाँ लिख लीजिए ओमान किस सागर के तट पर है? तो ये आपका अरब सागर के तट पर है। अरब सागर के तट पर है। ठीक है, तेहरान किसकी राजधानी है? तो तेहरान राजधानी आपकी ईरान की। क्लियर। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका ताशकंद दे रखा है ये किसकी राजधानी है? तो ये राजधानी है आपकी उज्बेकिस्तान की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभान्वित होगा? मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। ठीक है,
महंगाई, महंगाई का मतलब आपका जो मूल्य होगा वस्तु का वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो रुपए की कीमत होगी यानी जो आपकी मुद्रा की कीमत होगी वो आपकी क्या होगी, घट जाएगी। मुद्रा की कीमत घटती है मुद्रास्फीति में, और महंगाई क्या होती है, बढ़ती है। तो मुद्रास्फीति कंडीशन में किसको लाभ होगा, तो लाभ होगा आपका उत्पादक वर्ग को, व्यापारी को और ऋणी को। ठीक है, यानी इन सबको क्या आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाइए। 1, 3, 7, 15, 32, इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए 1 से 3 कैसे बना है, तो 1 का डबल करके गुणा 2 प्लस के 1। 3 से 7 कैसे बना है, गुणा 2 प्लस के 1। 7 से 15 गुणा 2 प्लस के 1। फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 15 गुणा 2 प्लस के 1, यानी 15 दूनी 30 और 1 31। यहाँ आपका 31 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है, 32। इसका मतलब गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 32 ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि GO बराबर 32 है, SHE यानी C बराबर कितना है, 49 है, तो सम का मान क्या होगा। तो GO बराबर 32 कैसे बनाए, G का मान तो 7 होता है, O का मान कितना होता है, 15 होता है, तो 7 और 15 कितना होता है, 22, है कितना है, 32 है। तो ये कैसे बना होगा, तो G का उल्टा क्या होता है, यानी G का विपरीत अक्षर होता है आपका T। क्या होता है, T। और O का विपरीत क्या होता है, O का विपरीत होता है L। T का नंबर कितना होता है, 20, और L का नंबर कितना होता है, 12। जब हम 20 और 12 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 32 मिल जाएगा। यानी यदि हम इनके विपरीत अक्षरों को जोड़ते हैं तो हमें वो संख्या हमें मिल जाती है। ऐसे हम C के विपरीत अक्षरों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 49। तो हमें इसका मान बताना है, तो इसके हम विपरीत अक्षरों को जोड़ेंगे। तो S का विपरीत क्या होता है, H होता है। O का विपरीत क्या होता है, L होता है। M का विपरीत क्या होता है, N होता है। और E का विपरीत क्या होता है, V होता है। इन सबको जोड़िए, H का मान कितना होता है, 8, L का 12, N का 14, और ये कितना है, V का कितना है, 22। इन सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए 8 और 12 20, 20 और 14 34, 34 और 22 कितना हो जाएगा, 56। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका 56। ठीक है, इसको देखिए, एक्स वाई निर्देशांक पद्धति में यदि a, b तथा a+3, b+k उस सरलरेखा पर स्थित हैं, इससे दो बिंदु हों जिसका समीकरण क्या है, x बराबर 3/-7 है, तो k किसके बराबर होगा। देखिए बिंदु रेखा पर स्थित होने का मतलब क्या है, वहाँ पे वो उसको सेटिस्फाई करे होंगे, यानी x और y रख के वो उसको रेखा को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली कंडीशन में a और b की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए तो सॉल्व करते हैं। पहले आपको समीकरण समीकरण दे रखा है, x बराबर 3/-7, x बराबर 3/-7। पहला बिंदु कौन सा है, ए और बी। तो x की जगह पर कितना आएगा, a, और y की जगह पर कितना आएगा, b। तो यहाँ रखिए a, y की जगह पर कितना जाएगा, b। तो पहला समीकरण का तो आपका ये बन गया, कौन सा बन गया, a बराबर 3b-7। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरे बिंदु क्या दे रखे हैं, a+3 और b+k, यानी कि x की जगह पर आएगा a+3 और y की जगह पर आएगा b+k। तो रखिए x की जगह यहाँ रख देंगे, कितना आएगा, a+3 और ये हो जाएगा आपका 3, और y की जगह पर कितना आएगा, b+k -7। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a+3 बराबर 3b+k 3k-7। क्लियर। अब देखिए ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। पूछा गया आपसे k की वैल्यू पूछी है, तो k की वैल्यू निकालनी है आपको इन दोनों समीकरण से। तो यहाँ पे जो a रखा है, a को उठा के एक जगह रख दीजिए। तो a बराबर क्या है, 3b-k 7। तो यहाँ पे a है, एक जगह रख दीजिए 3b-k 7। 3b-k 7 प्लस 3 तो आपका है ही है, बराबर 3b+k 3k -k 7। तो देखिए प्लस के 3b से प्लस के 3b खत्म, माइनस के 7 से माइनस का 7 खत्म। क्या बचा, इधर बचा 3 और इधर बचा आपका 3k। तो के बराबर कितना मिल जाएगा, 3/3 यानी कि 1। ठीक है, के की वैल्यू कितनी मिल गई, के की वैल्यू मिल गई आपकी 1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की पद का उपबंध है। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, तो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। इसका अनुच्छेद, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 165 में। यही आपसे पूछ लिया कि जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी वो कौन होता है, तो वो होता है आपका केंद्र का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। ठीक है,
केंद्र का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं। इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 76 में। ठीक है। क्वेश्चन है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है? यानी ये कंपनी किसकी सहायक कंपनी है? ऑप्शन है साधारण बीमा निगम, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, एलआईसी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपकी कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, ये किसके सहायक है? ये आपके जीआईसी यानी कि साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट देखिए, एक अखबार में सदैव होता है, एक अखबार में सदैव क्या होगा? समाचार होंगे, कागज होगा। देखिए कागज तो नहीं होगा, आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है तो कागज की जरूरत नहीं है। विज्ञापन, ये भी जरूरी नहीं है, विज्ञापन आना। एडिटर भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? समाचार में क्या होगा? अखबार में क्या होगा? जरूरी समाचार होंगे ही होंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ओडी, ओई, ओएफ त्रिभुज की तीन भुजाओं पर लंबा विभाज्य है, तो कोण बीएसी तथा कोण बीओसी के बीच क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, वो क्या कि जब कोई त्रिभुज होता है ना, तो उसके आपको यहाँ से लंब डाले आते हैं, आपको समद्विभाजक होते हैं, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। दूसरी बात क्या है, ये जो केंद्र बनेगा ये क्या बनेगा? इसका परिकेंद्र बनेगा, यानी इस त्रिभुज का परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है कि ऐसा ये जो त्रिभुज है, इसके चारों ओर जब हम वृत्त खींचते हैं, इसके चारों ओर जब हम वृत्त बनाते हैं, तो उसका केंद्र क्या बनेगा? तो उसका केंद्र बनेगा आपका ये ओ। ठीक है, जब ये परिकेंद्र बन जाएगा इस त्रिभुज का, इस कंडीशन में ये वाला जो कोण होगा, कोण जो ए होगा, ये माने ये वाला, और इस कंडीशन में ये वाला जो कोण बनेगा, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या होगा? इस वाले कोण का ही डबल होगा, यानी केंद्र पर बना कोण प्रति पे बने कोण का क्या होता है? दोना होता है। पूछा क्या आपसे? बीएसी और बीओसी में संबंध पूछा है, बीएसी और बीओसी में संबंध पूछा है, मैंने इस वाले में इस वाले में। तो ये जो कोण होगा केंद्र पर बना कोण, ये प्रति पे बने कोण का क्या होगा? डबल होगा। तो बीओसी बराबर क्या हो जाएगा? बीओसी बराबर कोण टू बीएसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 अंश है और अल्फा और बीटा अनुपात दे रखा 2:1, तब साइन अल्फा और साइन बीटा का अनुपात क्या आएगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा? 90 अंश, और अल्फा बीटा का अनुपात दे रखा 2:1। तो जब दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिल जाएगा 2 और 1 3। लेकिन एक्चुअल में कितने अंश के बराबर है? तो 90 अंश के बराबर। 3 की वैल्यू कितने अंश के बराबर हो जाएगी? 90 अंश के बराबर। जब 3 की वैल्यू 90 अंश के बराबर है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 90/30, यानी कि 90/3 यानी कि 30 अंश के बराबर। तो 1 की वैल्यू 30 अंश है, 1 किसके बराबर है? 1 बीटा के बराबर है, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 दूनी 60 अंश, और 2 किसके बराबर है? तो अल्फा के बराबर है, यानी अल्फा हो गया 60 अंश और बीटा हो गया आपका 30 अंश। क्लियर? पूछा क्या? साइन अल्फा और साइन बीटा का रेशियो, यानी कि साइन 60 और साइन 30 का आपको वैल्यू पूछिए। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर में 3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 खत्म, कितना आएगा आपका? √3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो दूध में एकमात्र विटामिन ऐसा है जो नहीं पाया जाता, वो कौन सा? विटामिन सी। वो किस लिए नहीं पाया जाता? यदि विटामिन सी उसमें पाया जाएगा, दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा, या फिर दूध जम जाएगा। ठीक है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन के संबंध में जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो नोट कर लीजिए। जैसे एक तो इनके नाम पूछा जाता है, इनके रासायनिक नाम क्या है, और एक इनसे होने वाले रोग के बारे में पूछा जाता है। तो आप चाहे तो सारणी बना सकते हैं, जैसे इधर लिख लीजिए विटामिन, इधर लिख लीजिए आपका रासायनिक नाम, और इधर रोग, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो नोट करिए, विटामिन ए के बारे में लिखिए पहले। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। दूसरा लिखिए विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल।
ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। ठीक है, आगे देखिए विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन। ठीक है, यहाँ पे जनन क्षमता में कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई। यहीं पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिए नोट करके कि जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज की थी वैज्ञानिक का नाम था फंक। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे विटामिन के बारे में कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से, जल में घुलनशील वो हैं आपके बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, वसा में घुलनशील है आपके ए डी ई के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य से मिलता है हमें, सूर्य से मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, साबुन बनाने की विधि क्या है, संघनन, सैपोनिफिकेशन, मौलिक अवलोकीकरण या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम और सोडियम के क्या सोडियम के हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उस विधि को क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है, यानी शिल्पी से ऋचा का, ऋचा शिल्पी की कौन लगेगी। तो देखिए इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे आपको पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है। शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा, ऋचा ने क्या कहा है, ऋचा क्या कह रही है, ये कह रही है यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री। मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी ऋचा खुद हो गई की इकलौती पुत्री, यानी ऋचा की कौन लगेगी, वो पुत्री। इसका मतलब शिल्पी ऋचा की कौन लगेगी, शिल्पी ऋचा की पुत्री लगेगी। लेकिन पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा ऋचा शिल्पी की कौन लगेगी, ऋचा शिल्पी की माता लगेगी। ठीक है, ऋचा शिल्पी कौन लगेगी, ऋचा शिल्पी की माता लगेगी। नेक्स्ट है, यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है तो टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ड्रामा कहाँ पे होता है, स्टेज पे किया जाता है। और टेनिस कहाँ पे खेला जाता है, तो आप कहेंगे कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, टेनिस कहाँ खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है कोर्ट में। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो कक्षा की औसत आयु कितनी हो जाती है, 19 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, शिक्षक की आयु पूछिए। देखिए यदि शिक्षक भी 18 साल का ही होता, जितना आगे पहले उससे औसत है, यदि शिक्षक भी 18 साल का ही होता तो कुल औसत हमारा कितना रहता, 18 साल ही रहता। यानी जितना भी औसत होता है पहले से उतना ही यदि कोई व्यक्ति जोड़ा जाए, उतना ही यदि कोई व्यक्ति घटाया जाए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो फर्क पड़ा है, यहाँ औसत कितना हो गया, 19 वर्ष हो गया है। यानी औसत कितना बढ़ गया, तो औसत आपका 1 बढ़ गया है। ठीक है, इसका मतलब जो शिक्षक आया होगा वो औसत के बराबर तो अपनी उम्र लेके आया ही होगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेके आया होगा जिसकी वजह से औसत बढ़ गया है। तो कितनी एक्स्ट्रा लेके आया होगा, हर एक केस में कितना पढ़ रहा है, एक एक एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। तो कितने व्यक्ति हैं, 35 विद्यार्थी प्लस एक शिक्षक, यानी कि 36 विद्यार्थी, अभी 36 लोग हैं जिनके हिस्से में एक एक क्या पढ़ रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर शिक्षक कितनी आयु का होगा, 18 प्लस 36 यानी कि 54 साल का। यानी जो शिक्षक आया वो कितने साल का होगा, तो 54 साल का होगा। नेक्स्ट है, स्मारकों की मामल शैली का विकास किस काल की स्थापत्य कला की शैली है। तो मामल शैली का संबंध किससे, पल्लव काल से। किससे है, पल्लव काल से है मामल शैली का संबंध। आपने नाम सुना होगा महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर ये किस शैली में बनाया, तो आपका ये मामल शैली में ही बनाया। इस शैली का विकास किसने कराया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि कार की गति दोगुनी कर दी जाए तब समान दूरी पर रोकने हेतु कार ब्रेक बल क्या होगा। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा वाला, 1/2 mv²। v क्या है, वेग है, m क्या है, द्रव्य। यदि हम वेग को दोगुना करेंगे, यदि हम वेग को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, v का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग यानी कि 4। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी 4 गुनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेग को दोगुना किया जा रहा है, गति को दोगुना किया जा रहा है। 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4।
तो यदि हमारा वेग दोगुना हो रहा है तो उसको रोकने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुना ही प्रयास लगाना पड़ेगा। यानी कि जो हमें बल लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, वो हमें 4 गुना लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर है, तो 66 किलोमीटर चलने में यह कितने चक्कर लगाएगा। या तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, चक्कर बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे में परिधि। देखिए चक्कर बराबर होता है फॉर्मूला दूरी बटे में पहिए की परिधि। ठीक है, दूरी कितनी है, 66 किलोमीटर, तो 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो व्यास दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। और पहिए की परिधि क्या होती है, 2πr, यानी कि 22/7, और आर क्या होता है, व्यास का आधा। व्यास कितना है यहाँ पे 28 है, तो व्यास का आधा कितना है 14। इसको सॉल्व करिए, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा आपका 2 बार। ठीक है, और 22 से कटेगा आपका ये 3 बार, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा आपका ये 250 बार, और 250 कितने होते हैं 750। ठीक है, 250 750, कितना आंसर आएगा आपका 750, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मान इसके बराबर होगा। तो देखिए आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये डायरेक्ट आपका 4 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डायरेक्ट आपका 4 के बराबर होता है, इस तरह से जब लिखा होता है तब। वरना आप इसको खोल भी लेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यदि मैं इसको खोलूंगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आपको हो जाएगा ए 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा 1/a इंटू ए प्लस के बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस इधर इधर क्या आएगा आपका, इधर आएगा 1/a स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 1/a इंटू ए प्लस के ए स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए ये माइनस है तो अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/a स्क्वायर प्लस के ए से ए खत्म, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो 1/a स्क्वायर, ये आपका प्लस के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, माइनस के 1/a स्क्वायर से माइनस के 1/a स्क्वायर खत्म, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर कितना बनेगा, इसका आंसर बनेगा 4। इसको देखिए, प्लस चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। 4 का संबंध 64 से, तो 6 का संबंध क्या आएगा। तो ये 4 से 64 कैसे बनाए, 4 की पावर 3 करके। आगे भी हमें 6 की पावर 3 करनी पड़ेगी। 6 की पावर 3 कितना होता है 216। ऑप्शन नंबर 1। किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का दमन किया था। तो ठगी प्रथा का दमन किसके समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, एलन बरो या फिर हार्डिंग। तो ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था आपका विलियम बेंटिंग के समय। ठीक है, ठगी प्रथा और दास प्रथा, दास प्रथा नहीं, सती प्रथा। सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो किसके समय हुआ था, ठगी प्रथा प्लस सती प्रथा का दोनों का अंत जो हुआ था वो विलियम बेंटिंग के समय ही हुआ था। बात करें विलियम बेंटिंग की, तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसके समय क्या होता है, कलकत्ता में पहली मेडिकल कॉलेज खोली गई थी, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और जो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था किसके किसके प्रयासों से किया था, तो ये किया था राजा राममोहन राय के प्रयासों से, राजा राममोहन राय। ठीक है, इसको देखिए स्मोक मिश्रण है, तो स्मोक कैसे बना है, स्मोक बना है इस तरह से। स्मोक को कैसे बनाते हैं, स्मोक इस तरह से लिखा जाता है। स्मोक बना किससे, तो ये बनाया आपका स्मोक प्लस फॉग से, यानी धुआं प्लस कोहरा, धुआं प्लस कोहरा से। ठीक है, स्मोक किससे बना है, धुआं और कोहरे के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर कर सकती है, तो बाएं से उसका स्थान बाएं से उसका स्थान 8वां है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर था। देखिए कुल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, कुछ लड़कियां कितनी हैं 30 है। वो कह रहा है कि शिवानी अपने मूल स्थान से, मान ली शिवानी यहाँ पे कहीं रही होगी, मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर कर सकती है, तो बाएं से उसका स्थान कहाँ आता है 8वां आ जाता है। यानी मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे पहुँचती है तब इसका बाईं तरफ से स्थान कौन सा आएगा, तो 8वां स्थान आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर है। शिवानी का मूल स्थान कौन सा था, ये वाला था। तो 1 2 3 4 यानी कि जो उर्वशी है वो कहाँ पर है, आपके यहाँ पर है। इसका स्थान पूछा है दाईं तरफ से कितना हुआ। तो चलो ये बताइए कि यहाँ तक कितने बच्चे हो गए। तो जब ये यहाँ पे 8वां स्थान है, उसके बाद में 4 ये हो गए, 8 और 4 12, 12 4 सॉरी कितना है 8, 8 के बाद 6 स्थान ये हो गए, 8 और 6 14, 14 और 4 18। अब बच्चे इधर कितने बच्चे होंगे, तो आप कहेंगे बच्चे इधर बच्चे होंगे 12, क्योंकि कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल बच्चे हैं 30। जब 12 बच्चे इधर बचे तो इधर से हम स्थान की गणना करेंगे तो 12 बच्चे तो इधर रह गए और एक स्थान आपका ये हो गया उर्वशी का, तो इधर से कौन सा स्थान पड़ेगा उर्वशी का, 13वां। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। 30 कुल बच्चे थे, 8 प्लस इसका 6 प्लस इसका 4 प्लस इसका 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 माइनस के 18 प्लस के 1 यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए क्वेश्चन को, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसको बना लेते हैं डायग्राम को सर्कल में साथ में। तो ठीक है, अभी जो व्यक्ति है उसका स्थान किधर है, पश्चिम की ओर है। अब वो कह रहा है कि पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो जब 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो इधर घूमेगा, फिर वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो इसके जस्ट आप विपरीत आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। फिर कह रहा है कि फिर दो प्रांत 315 डिग्री वामावर्त घूमता है। कैसे घूमता है, वामावर्त, यानी कि ऐसे घूमता है। 315 का मतलब क्या है, 315 का मतलब होता है आपका 360 माइनस के 45, यानी अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पे हैं। 315 डिग्री में वामावर्त घुमा रहे हैं, तो यदि हम पूरा 360 घुमा देते, यदि हम पूरा 360 घुमा देते तो हम यहाँ पे लौट के दोबारा यहीं आ जाते। लेकिन हमें कितना कम घुमाना है, तो 45 डिग्री कम घुमाना है। 315 क्या होता है, 360 माइनस के 45, यानी कि अब हमारा जो मुंह होगा वो किस दिशा में होगा, तो हमारा मुंह होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। जब औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तब अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो यात्रा की दूरी क्या होगी। देखिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो चाल और समय का संबंध होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, विपरीत होता है। यानी यदि चाल अधिक होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, और चाल कम होगी तो समय हमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो चाल का रेशियो क्या है, तो चाल का जो रेशियो है दोनों का, वो पहले चाल थी 40, अब चाल कितनी हो गई, 35। ठीक है, तो यदि हम इनका अनुपात निकालें तो अनुपात कितना निकलेगा, 5 से कटेगा 8 बार, 5 से कटेगा 7 बार, यानी कि चाल का अनुपात निकल के आ गया 8:7। तो इनकी जो समय का अनुपात होगा वो क्या होगा, समय का अनुपात इनका उल्टा होता है, यानी कि 7:8। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जब वो 40 की स्पीड से जा रहा था तब 7 यूनिट समय लग रहा था, और जब वो 35 की स्पीड से जा रहा था तो 8 यूनिट समय लग रहा था। कितने यूनिट अधिक लग रहा है 35 की स्पीड से जाने पे, तो 1 यूनिट समय अधिक लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना समय अधिक लग रहा है, तो आप कहेंगे 15 मिनट अधिक लग रहा है। कितना अधिक लग रहा है, 15 मिनट अधिक लग रहा है। तो 1 मिनट की वैल्यू 15 मिनट है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 15, यानी कि 15 × 120, यानी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे होता है। कितने, 2 घंटे होता है। ठीक है, यानी कि जब वो 35 की स्पीड से चल रहा था तो उसे 2 घंटे का समय लगता है पूरी दूरी को तय करने में। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल थी 35 और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। 35 दूनी 70 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब दूरी कितनी होगी, 70 किलोमीटर। हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ है, तो हम्पी कहाँ पड़ता है, आपका कर्नाटक में पड़ता है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हम्पी का चिन्ह है कितने रुपए के नोट पर है, हम्पी का कितने रुपए के नोट पर है। ठीक है, हम्पी का जो चित्र है वो कितने रुपए के नोट पर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासिर किस राज्य में है, तो जो चेनानी नासिर सुरंग है कहाँ पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक सुरंग का नाम लिखिए, सेला सुरंग। सेला सुरंग किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और रोहतांग सुरंग किस में है, इसका नाम चेंज हो गया अटल सुरंग। क्या है, अटल सुरंग। ये किस में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अंडर 16 का मान कितना होता है? 4 होता है, तो इसको हम 4/1 लिख सकते हैं, तो p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं इसको। अंडर 9 का मान कितना होता है? 3 होता है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अंडर 12 है इसको हम नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? अंडर 12। आपको पता है जो पाई होता है उसका मान भी कितना होता है? 3.1414 चलता रहता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम कितना मान लेते हैं इसको? 22/7 मान लेते हैं। ये इसका एक्चुअल मान नहीं होता है, इसलिए पाई क्या होती है? आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है आपकी पाई। अगला क्वेश्चन है, यदि छोटे कोष्ठक में a, b का मतलब क्या है? a और b का लासा, और बड़े कोष्ठक में a और b का मतलब क्या है? a और b का मासा, तब इसकी वैल्यू बताइए। तो बड़े कोष्ठक में दे रखा है 3723, बड़े कोष्ठक का मतलब क्या था? a और b का महत्तम सम होता है, यानी कि 37 और 23 का मासा क्या होता है? तो 37 और 23 आप दोनों अभाज्य संख्या है, तो इनका मासा क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 × x प्लस के 5 बराबर 6 और 4 का क्या है छोटे कोष्ठक में, तो छोटे कोष्ठक का मतलब क्या होगा? लासा। तो 6 और 4 का लासा कितना होता है? 12। तो x प्लस 5 बराबर 12 है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 12 माइनस के 5 यानी कि 7। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 7। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो मैंने आपको कल बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, मतलब कि जो आपका 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितने अंश घूमती है? तो वो घूमती है 30 अंश। तो 30 मिनट में कितना घूमेगी? इसका आधा है ये, तो इसका भी आधा कर दीजिए, 15 अंश। यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में आपका 30 अंश घूमती है, तो आधे घंटे में कितना घूमेगी? 15 अंश। ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और को नवाब बना दिया गया। तो आपको पता है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को। किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजी जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। और सिराजुद्दौला की तरफ से कौन सेनापति था? तो वो था आपका मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या किया था? इसके साथ में गद्दारी करी थी सिराजुद्दौला के साथ में, ये अंग्रेजों के साथ में मिल गया था। तो इसके मरने के बाद में कौन किसको अंग्रेज बनाएंगे शासक? तो मीर जाफर को ही बनाएंगे। तो बंगाल का नवाब कौन बना था उस टाइम में? तो वो बना था आपका मीर जाफर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है क्या, कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भाखड़ा नांगल परियोजना है ये आपकी सतलज नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर है? आपकी पंजाब में, ठीक है। इस नदी से आपका ये जो परियोजना है, इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो पंजाब, हरियाणा प्लस राजस्थान, ठीक है, हरियाणा प्लस राजस्थान 3 राज्य से लाभान्वित होते हैं। और सतलज नदी पर बनी हुई है, और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है राकेश ताल से, राकेश ताल। बात करें कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तो झेलम नदी पे आपकी तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। और चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो चिनाब नदी पर आपकी बगलिहार, दुलहस्ती, ठीक है, बगलिहार दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी चिनाब नदी पर है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया आपका? सतलज। अगला प्रश्न देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में रोड्स को इस तरह से लिखा जाता है, मतलब रोड्स का कोड क्या है? 57। हॉर्न का कोड क्या है? 55। तो बिलो का कोड क्या हुआ? ये रोड से 57 कैसे बनता है? तो रोड का है, जैसे हम वो कर देंगे नंबरीकरण, यानी कि आर का नंबर कितना होता है? 18 होता है। ओ का नंबर कितना होता है? 15। ए का कितना होता है? 1। डी का कितना होता है? 4। एस का कितना होता है? 19। यदि हम इन सबको जोड़ेंगे कितना बैठेगा? 18, 15, 33, 34 और 4, 38 और 19, 57। कितना बैठेगा? 57, जो कि आपको 57 ही दिया हुआ है। इसका मतलब इनके नंबरों का जोड़ दिया गया है आपको कोड के रूप में। तो बिलो का कोड कितना बन जाएगा? बी का कोड होता है आपका 2, एल का कोड होता है 12, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23। तो इन सबको जोड़ें कितना आएगा? तो 12 2 14, 14 15 29 और 23 52। कितना आएगा? 52। अगला प्रश्न देखिए, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी।
यानी जो लड़कों की संख्या थी वो लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या आपको ऑप्शन में दे रखी है, इसी ऑप्शन को उठा के आप चेक कर सकते हैं। यदि मान लें कि लड़कों की संख्या हमारी 8 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? यदि लड़कों की संख्या 8 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 2 कम है। ठीक है, लड़कों को कितने रुपए दिए गए थे? पिता ने लड़कों को दिए थे 10 रुपए हर लड़के को, तो कुल मिला के लड़कों को कितने रुपए मिल गए? 80 रुपए। लड़कियों को कितने दिए थे? 20 रुपए, तो कुल मिला के लड़कियों को कितने मिल गए? 200 रुपए। कुल मिला के कितना खर्चा हुआ? ये हुआ 280 रुपए। और क्वेश्चन में भी कह रहा है आपसे 280 रुपये खर्चा हुआ, इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे? 12, 15, 28 सॉरी 18 और 27 से। देखिए जो बेसिक तरीका होता है वो तो ये होता है कि इन सब का एलसीएम ले लीजिए, फिर जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999 उसमें भाग करिए, जो शेष वाला है उसको इसमें से घटा दीजिए, इस तरीके से निकलता है। लेकिन वो तो आपका फिर पुराना तरीका हो जाता है। नया तरीका क्या होता है वो देखिए। तो जो संख्या आपकी आपसे बोला कि संख्या जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है वो आपकी इन सबसे कटनी चाहिए। तो जो संख्या आपके 18 से कटेगी वो आपकी 9 से भी तो कटेगी, क्योंकि जो संख्या आपके 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी, क्योंकि 18 9 क्या है? 18 का ही फैक्टर है। 9 से कटने की शर्त क्या होती है? उस संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे अंकों का योग कितना? 8 8 16, तो ये नहीं कटेगी। 6 और 4 10, तो ये भी नहीं कटेगी। यहाँ कितना? 9 3 27, 27 के अंकों का योग 9 ही होता है। यहाँ कितना है? 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 1 10। कितना है यहाँ पे? 7 और 9 और 1 10, तो ये भी आपकी नहीं कटेगी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका 9 से कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एशियाई विकास बैंक को बोलते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका मनीला में। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस में और किसका मुख्यालय है? मनीला में। और किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी आपका मनीला में है। इसके अलावा जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको क्या बोलते हैं? इसको एशिया का नोबल बोला जाता है। एशिया का नोबल पुरस्कार किसे बोलते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही बोला जाता है, जो कि कहाँ से दिया जाता है? आपका मनीला से दिया जाता है। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो काठमांडू आपको पता ही है, दक्षिण का मुख्यालय। दक्षिण मतलब सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। और जकार्ता में किसका मुख्यालय? जकार्ता में आपका आसियान का मुख्यालय है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका जकार्ता में। और बीजिंग में किसका मुख्यालय है? एससीओ का। बीजिंग में किसका मुख्यालय है? एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत बात हो रही है मीठे पानी की। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, बैकाल या फिर चार झील। तो जब बात मीठे पानी की होती है सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? सुपीरियर झील। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है आपकी सुपीरियर झील। और बात करें कैस्पियन सागर की, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर ही है। और बैकाल झील को बोलें तो ये सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील का एक नाम और है, वो क्या है? इसको बोलते हैं साइबेरिया का मोती। साइबेरिया का मोती की झील को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं आपका बैकाल झील को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा की लंबाई बताइए। तो जो भी बड़ा आयतन होगा, ठीक है, आपको बोला कि जो बड़े घन का आयतन है वो क्या बोला इसने कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा बताइए। तो दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। मान लेते हैं जो घन की भुजा है वो क्या है? ए सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होता है? एक ही होता है, जो किसके बराबर होगा? घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 9, चौड़ाई दे रखी है 6 और ऊंचाई दे रखी है आपकी 4। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 6 गुणा 4, जो किसके बराबर होगा? 216 के बराबर होगा। तो ए क्यू की वैल्यू 216 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट 216।
और 216 का घनमूल कितना होता है? 6 ही होता है। इसका मतलब घन की भुजा कितनी मिल जाएगी आपको? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1/2 है तो इस भिन्न का मान बताइए। देखिए, इसका मान बताइए तो सबसे पहले इसको नीचे सॉल्व करते हैं। और एक तरीका इसका होता है कि आप जो यहाँ पे भिन्न लिखिए उसको लिख लीजिए, फिर कितने प्लस लगे हैं उस तरीके से कर लीजिए। तो वो तरीका कभी कभी क्या हो जाता है कि थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। आप सिंपल तरीके से करिए, आप कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर हम क्या रखेंगे? 1/2। तो जब इसमें एक्स बराबर यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो इस सिर्फ मैं अभी इतने को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2। तो 1/2 में से 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 यानी कि 3। यानी इस पूरी की जगह पे कितना आ जाएगा? इस पूरी जगह पे आ जाएगा आपका 3। अब आपका सवाल कितना बचा? अब आपका सवाल बचा x + 1/1 + 1/3। इतना ही तो बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। यानी इस पूरी जगह पे कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक है। अब आपका सवाल कितना बचा? अब आपका सवाल बचा x + के 1/4/3। तो बटे में 3 क्या कितना आएगा? ऊपर। अब आपका सवाल बच गया x + 3/4 और x की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 प्लस के 3/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम हो जाएगा। 2 + 3 यानी कि 5/4। ठीक है, 2 + 3 यानी कि 5/4। क्लियर। एक्स के पर रख दिया मैंने 1/2 और 3/4 तो यहाँ से मिल ही गया था। दोनों को जोड़ लीजिए। 1/2 + 3/4 जोड़ेंगे तो 1/2 + 3/4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 14/8 यानी कि 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 10/8 यानी कि 5/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आपको देखने में लंबा लग रहा होगा लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे आपको तो बिना पेन के भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी आपको देखना है ये आकृति इनमें से किसमें छिपी हुई है। जब देखिए कौन से किसमें छिपी हुई आकृति, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी आकृति छिपी हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? बात हो रही है ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं ब्रह्मदेव, जबकि मंदिर को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? मंदिर को दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं देवदान। ठीक है, और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं ब्रह्मदेव। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए, बात आ रही चोल की। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था वो था आपका विजयालय। विजयालय, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारत की प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। उनका मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1979 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था। और शांति के क्षेत्र में मिला था। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो कहाँ दिया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपका ओस्लो में। ओस्लो कहाँ पर है? तो ये है आपका नॉर्वे की राजधानी में। नॉर्वे की राजधानी, ठीक है। नॉर्वे राजधानी क्या है? ओस्लो। बाकी जो पुरस्कार बचे आपके नोबेल पुरस्कार वो कहाँ दिए जाते हैं? वो आपके स्टॉकहोम में जाते हैं। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन की राजधानी। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम महिला के बारे में। ठीक है, मदर टेरेसा को क्या हुआ था? शांति जीत में 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो पहले भारतीय थे, प्रथम भारतीय वो थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, किसके लिए मिला था? तो इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। कब मिला था इनको? 1913 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, यदि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? 1 2 3 4 यानी चौथे स्थान का मतलब क्या है? सबसे अंत में कौन सा आएगा? तो सबसे पहला लेटर तो आपका सब में आर दे रखा है तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा चेक करिए, यहाँ पे ए है या ई है या ई है और यहाँ पे क्या ए है। तो ए वाला तो पहले ही आप दूसरे नंबर पर आ जाएगा तो इसको हटाई दिए। और इसमें चेक करिए आपका तीसरे चौथे नंबर पर इनमें से कोई एक आएगा।
तो ई है यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या ई है। इसका मतलब तीसरे नंबर पे ई आ जाएगा और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा ई। इन दोनों में से कोई ना कोई ये पहले या दूसरे नंबर पे आ ही जाएगा। तो हमें चाहिए कौन सा, चौथा चाहिए था। चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, रीफ। नेक्स्ट देखिए, सभी सेब क्या है, संतरे हैं। तो सभी सेब, सेब क्या है, संतरे हैं। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर कह रहे हैं कुछ संतरे क्या हैं, पपीते हैं। तो कुछ संतरे क्या हैं, पपीते हैं। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ सेब पपीते हैं तो कुछ सेब पपीते हैं नहीं है, कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब हैं, तो ये भी नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष एक निकल रहा है, ना ही निष्कर्ष आपका दो निकल रहा है। क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ए और बी ने 5,040 रुपये में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। ए अकेला उस कार्य को 5 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, पर सी और डी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। यदि सी ने डी से दोगुना कार्य किया हो तो डी, बी और डी के भागों में कितना अंतर है। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा हाई लेवल का है, इसको करके देखते हैं। हाई लेवल मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है, वैसे हाई नहीं है पर कैलकुलेटिव है। देखिए इसमें जो आपको मजदूरी मिलती है वो किसके हिसाब से मिलती है, तो जो आपकी जो क्षमता होती है ना, काम करने की क्षमता, उसके हिसाब से आपको मजदूरी मिलती है। आपके दिन के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है। आपने एक दिन में कितना काम किया उसके हिसाब से आपको मजदूरी मिलती है। यानी आपने जितना काम ज़्यादा काम करेंगे आपको मजदूरी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो क्षमता के अनुपातिक रूप से आपको मजदूरी मिलती है। अब देखिए ए ने कितना काम किया, तो ए पूरा काम कर रहा है 5 दिन में, बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है आपका 8 दिन में, और चारों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं। सी और डी की सहायता, जब सी और डी जब ए और बी की सहायता कर रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, यानी ए प्लस सी प्लस डी मिलके पूरा काम कर रहे हैं आपका 3 दिन में। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम मान लेते हैं कि तुम्हारा टोटल जो वर्क है, टोटल जो काम है वो क्या है, इन तीनों के एलसीएम के बराबर। यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 5 और 3 का एलसीएम 8 पंजे 40 दिया 120। यानी टोटल जो हमारा काम है वो हमारा 120 है। जैसे ये 5 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 120/5 यानी कि 24 काम करेगा। ऐसे ही 8 दिन में 120 काम कर रहा है बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। और ये चारों मिलके 3 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 40 काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब ए की क्षमता मिल गई आपको 24, बी की क्षमता मिल गई 15 और चारों की क्षमता कितनी है, 40 है। इसका मतलब यहाँ से आपको सी और डी की क्षमता मिल सकती है। तो सी और डी की क्षमता कितनी मिल जाएगी, 40 तो चारों की है, तो 40 चारों में से ए और बी की घटा दीजिए। ए और बी की कितनी है, 24 + 15 यानी कि 39, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा आपको 1। यानी कि सी और डी मिलके पूरे दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, 1 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो यहाँ पे आपको बोला है कि जो यदि सी ने डी से दोगुना काम किया, यदि सी ने डी से दोगुना काम किया तो सी को डी से दोगुना पैसा मिलेगा। दोगुना पैसे का मिलने का मतलब क्या है, इसका मतलब जो सी की क्षमता है वो डी से दोगुनी है। यदि हम मान लें कि जो डी की क्षमता है वो एक्स है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो 2x + x यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। यहाँ देखिए आप थोड़ा जगह कम है, पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए। x + 2x यानी कि जो 3x है जो किसके बराबर है, आपका 1 के बराबर है। यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, 1/3। जब x बराबर 1/3 है, जो कि आपकी किसकी क्षमता है, डी की क्षमता है। यानी आपको डी की क्षमता मिल गई। आपको कहाँ पर लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डी की क्षमता कितनी मिल जाएगी आपको, 1/3। और सी की क्षमता कितनी मिल जाएगी, सी की क्षमता मिल जाएगी 2/3, क्योंकि 2x है तो 1/3 का डबल हो जाएगा। अब हमें चारों की अलग अलग क्षमताएं मिल चुकी हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और डी के भागों में अंतर। तो बी का भाग कितना है, बी का भाग है आपका 15 और डी का भाग कितना है, डी का भाग है आपका 1/3। तो 15 और 1/3 का अंतर कितना हो जाएगा, 15 - 1/3 यानी 15 - 45 - 1 यानी कि 44/3। तो इनके भागों का अंतर कितना हो गया, इनके भागों का अंतर हो गया 44/3। यानी अब हमें 44/3 की वैल्यू चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ये बताइए चारों के भाग का कुल योग कितना है। तो चारों के भागों का कुल योग यानी कि जो कुल हिस्सा है वो कितना है, 40 यूनिट हिस्सा है। लेकिन एक्चुअल में जो कुल हिस्सा है वो कितना है, 5 या 40, यानी यही रुपया तो बटेगा चारों में। और यहाँ पे चारों का हिस्सा कितना है, तो 40 यूनिट है। तो अब इसको देखिए नए पेज पे।
यानी कि 40 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी, 5040। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5000। देखिए 0 से 0 तो मैं काट दिया, 504/4, यानी कि आपको 5 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 6 24, यानी 126 रुपये। ठीक है, लेकिन पूछा किसकी वैल्यू है, 44/3 की वैल्यू। तो 44/3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 126 गुणा 44/3, 3 से काटिए, कितने कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 42 बार। 4 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि 42 गुणा 44। तो 42 गुणा 44 कितना होता है, 42 गुणा 44 होता है आपका, तो 4 दूनी 8 और आपका फिर 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 16 24, 24 के 4 हासिल के 2 और 4 चौक 16 2 18, कितना आएगा आपका 4844, सॉरी 1848, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 3। क्लियर, इस तरीके से इसको निकालना था। जब इसका इस बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन है, बल्कि आपका ये सॉल्यूशन आपका सबसे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, जो बाइडेन। ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट मतलब करंट का क्वेश्चन है। पहले आपको मोदी जी को मिल चुका था, लेकिन अभी करंट किसको मिला है, तो शशि थरूर को मिला है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, शशि थरूर। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, बिल्कुल होता है। प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, ये बात ठीक है। प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये बात क्या है, ठीक है। यानी तीनों ही इसके क्या होते हैं, काम होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, कोई धनराशि उधार ली गई है, इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जहां प्रत्येक किस्त कितनी है, 16,820 की है। यदि लगने वाला ब्याज 16% है, तो वार्षिक ब्याज की दर का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कुल ब्याज बताइए। आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज निकालना है, ब्याज। देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त दे रखी हो और हमें किस्त निकालनी हो या फिर हमें मतलब मूलधन निकालना हो या फिर हमें ब्याज निकालना हो, तो आपको हमें दर लेके चलना है। क्या लेके चलना है, दर को। दर दे रखी है आपको 16%। 16% का भिन्न रूप क्या होता है, 16/100, यानी कि 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से कटेगा आपका 25 बार, यानी कि 4/25। ठीक है, यानी आपकी दर दे रखी है 16%, मतलब 4/25। इस 4/25 का मतलब क्या है, पहली साल आपका यदि मूलधन 25 था तो आपको 4 रुपये की ब्याज मिलेगी, यानी मिश्रण कितना हो जाएगा आपका 29। अगली साल भी 25 का वर्क कर देंगे, हम क्या करेंगे 625, और 29 का वर्क कर देंगे, कितना आएगा 841। ये क्या आपकी किस्त है, इधर की इधर क्या आता है, इधर आता है आपका किस्त, इधर क्या आता है आपका मूलधन। ठीक है, और किस्त क्या है, हर किस्त जो होती है वो समान होती है। ठीक है, यहाँ बोला है समान वार्षिक किस्तें, किस्त क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे 841 है, इसको भी 841 बनाएंगे। तो इसको 841 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 29 से ही गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसमें 29 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 29, यानी कि 25 नंबर 225 और 25 दूनी 50 और 22 72, यानी कि 725। ठीक है, अब देखिए अब आपकी किस्त मिल गई 841 की। ठीक है, अब इसको एक तरह से आप कर सकते हैं कि यदि आपका मूलधन 625 प्लस 725 कितना हो जाएगा, ये आपका 1350। यदि आपका मूलधन 1350 था तो आपकी किस्त कितनी की बननी थी, तो किस्त बननी थी आपकी 841 की। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में किस्त कितनी की बनी है, एक्चुअल में जो किस्त बननी है वो कितनी बननी है, 16,820 की, 16,820 की, जो कि इसका कितना गुना है, तो इसका ये 20 गुना है। ठीक है, 8 दूनी 16, 41 दूनी 82, कितना गुना है इसका, ये 20 गुना है। तो आपको जो ब्याज देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, तो ब्याज आपकी कितनी देनी पड़ेगी, पहले आप मूलधन निकाल लीजिए। यदि 841 की वैल्यू 16,820 है, जो कि आपको इसका 20 गुना है, तो मूलधन कितना होगा, तो इसका 20 गुना, इसका 20 गुना करिए, कितना हो जाएगा 27,000। ठीक है, यानी आपने मूलधन था 27,000 और आपने एक किस्त भरी 16,800 की, तो दोनों किस्तों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो दोनों किस्तों का मूल्य हो जाएगा आपका 16,820 का दूना, कितना हो जाएगा ये आपका, तो 0 4 2 से गुणा करेंगे, 0 4 6 और 3 3। ठीक है, यानी 33,640 रुपये आपने चुकाए। कितने चुकाए, 33,640 रुपये आपने चुकाए, कितने पे, जब आपने 27,000 रुपये का लोन लिया था। तो कुल में कितने ब्याज देना पड़ा, तो 27,000 का माइनस कर दीजिए, 0 4 6 और 6, यानी 6640 रुपये का आपको ब्याज देना पड़ा। कब, जब आपने
27,000 का लोन लिया था और जिसकी किस्त कितने की थी, प्रत्येक वर्ष की 16,820 की। ठीक है, इसको देखिए, एक बर्तन में रखे अम्ल और पानी के घोल में अम्ल कितना है, 38% है। बर्तन में से 5 लीटर घोल निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए। यदि बर्तन में अब 28.5% क्या है, अम्ल है, तो आरंभ में कुल कितना घोल था, आरंभ में कुल कितना घोल था। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एलिगेशन मेथड लगाना है। एलिगेशन मेथड की मदद से इसको निकालते हैं। देखिए, जो आपका शुरू में जो अम्ल पानी का घोल था वो कितना था, 38, उसमें अम्ल कितना था, उसमें अम्ल था 38%। और अब कितना हो गया, तो अब हो गया आपका 28.5%। ठीक है, जब हम उसमें मिला क्या रहे हैं, अब उसमें मिला रहे हैं पानी, अम्ल तो मिला नहीं रहे। ठीक है, हम मिला के रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं पानी, अम्ल तो मिला नहीं रहे। इसका मतलब जो पानी मिलाया जा रहा है उसमें अम्ल कितना होगा, तो 0% होगा। ठीक है, इसको एलिगेशन लगा दीजिए। तो 38 में से 28.5 घटाएंगे कितना आएगा, 9.5। और 28.5 में से 0 हटाएंगे तो आपका 28.5 ही आएगा। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 19 पंजे 95 और 19 से कम 19, 19 पंजे 95। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5, 5 दिया 15, कितना आ गया, 3:1, 3:1। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 0% जो हमने मिलाया वो कितने लीटर मिलाया, तो आप कहेंगे 5 लीटर मिलाया है। ठीक है, यानी 0% जो अम्ल की मात्रा वो कितने लीटर में है, तो 5 लीटर में है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 गुणा 5 यानी कि 15 लीटर। कुल मिला के जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 5 यानी कि 20 लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 लीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। ये आपका दर्पण लगा हुआ है, ये आपकी आकृति है। यह दर्पण प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो जो नुक किधर निकली हुई है वो नुक किधर निकलेगी, इधर निकलेगी। तो देखिए किस किस में निकली हुई, इसमें तो निकली नहीं है, इसमें निकली है, इसमें भी नहीं निकली और इसमें निकली है। अब देखिए जो नीचे आकृति है वो आपकी नीचे ही रहेगी, तो जो कि आपकी इसमें है, इसमें तो ऊपर पहुंच गई है, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका 2 है। अल्जीरिया की मुद्रा है, अल्जीरिया मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, पुला है, दिनार है या फिर पैसो है। तो अल्जीरिया की जो मुद्रा है वो क्या है, दिनार है। पृथ्वी पर जो सबसे गर्म स्थान है वो कहाँ पर मिलता है, वो भी आपका अल्जीरिया में ही है। ठीक है, और अल्जीरिया किस सागर के किनारे पर है, ये आपका भूमध्य सागर के तट पर है, भूमध्य सागर के तट पर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नेत्रा कुमरन जिन्होंने लास्ट चांस रेगाटा में नौकायन में पेरिस ओलंपिक का कोटा जीता था, 27 अप्रैल 2024 को किस देश में आयोजित किया गया था। तो जो कोटा मतलब उन्होंने जीता था पेरिस ओलंपिक के लिए, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, वहाँ पर फ्रांस में ही आयोजित किया गया था। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ वो भी कहाँ हुआ है, वो भी फ्रांस में ही हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, वो आपका फ्रांस में ही हुआ है। कौन से क्रम का था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 2024 का ओलंपिक हुआ था वो कौन से क्रम का था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। कलम का संबंध लेखन सामग्री से, पृथ्वी का संबंध चंद्रमा से, सूर्य का तारा, चित्रकार का कलाकार। इसमें भिन्न पूछा है आपसे, क्या पूछा है, विषम। इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, लेखन सामग्री क्या है, कलम है, तारा क्या है, सूर्य है, कलाकार क्या है, चित्रकार है। लेकिन चंद्रमा आपका पृथ्वी नहीं है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का माइनस है और भाग का गुणा है, तो निम्नलिखित कथन का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस जैसे बोला है वैसा करते जाइए। जैसे आपको दे रखा है 18 दे रखा है, 6 दे रखा है, 27 दे रखा है, 3 दे रखा है और 12 दे रखा है। ठीक है, अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दीजिए। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ भाग कर दीजिए। फिर गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। अब बोडमास नियम लगा दीजिए। बोडमास नियम के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 27 में हम 3 का भाग करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा। जो बाकी जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख लीजिए। 18 गुणा 6 प्लस 9 माइनस के 12। अब नंबर किसका आएगा, गुणा का। 18 छक्के कितने होते हैं, 18 छक्के होते हैं 108 प्लस के 9 माइनस के 12। अब नंबर आएगा प्लस का, तो 108 प्लस 9 कितना होता है, 117 माइनस के 12।
117 में से 12 जाएगा, कितना बचा? 105, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा? 105 बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये निम्नलिखित पाई चार्ट रवि द्वारा विभिन्न विषयों पर अर्जित अंक को प्रदर्शित करता है। अर्जित अंक को प्रदर्शित करता है। यदि उसने गणित में 80 अंक अर्जित किए हो तो उसने रसायन शास्त्र में, किसमें पूछा है? रसायन शास्त्र में कितने अंक प्राप्त किए? गणित में कितने? 80 अंक। गणित में कितने परसेंट दिखा रहा है? गणित में दिखा रहा है 28%। 28% की वैल्यू दे रखी है 80। पूछा किसका है? रसायन शास्त्र। रसायन में कितने दे रखे हैं? 23%। यानी कि आपको 28% की वैल्यू दे रखी है 80। पूछा किसका है? 23% की वैल्यू पूछी है, जो कि आपकी 80 से कुछ ना कुछ कम ही आएगी। ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पे आपका 90 है तो ये तो नहीं आएगा, 80 80 भी नहीं आएगा, 85 85 भी नहीं आएगा, कितना आएगा? 68। जब 28% की वैल्यू 80 है तो 23% की वैल्यू तो 80 से कम ही आएगी ना, कितनी आएगी? ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लीजिए, 68 आएगी। नहीं तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 80/28 गुणा 23, तब भी आपका निकल के आ जाएगा आंसर। इस संगठन ने जून 2024 को कोर इंजीनियरिंग में संकाय सदस्यों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों की घोषणा की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या फिर शिक्षा मंत्रालय, किसने की है? तो AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसकी घोषणा की है। किस कंपनी को 24 मई 2024 को IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? वो कंपनी कौन सी? वो कंपनी आपकी महिंद्रा है, जिसको अभी हाल ही में क्या है? कॉर्पोरेट की तरफ से लाइसेंस मिला है। इस क्वेश्चन को देखिए, 540 बटे में 180 बटे में कितना है? यानी कि भागी 2 और भागी 0.01, ये किसके बराबर होगा? देखिए, जब लगातार भाग दे रखा होता है तो कैसे करते हैं? जब आपने लगातार भाग दे रखा होता है तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप पहला लिखिए, पहली संख्या लिखिए 540, बाकी सभी संख्याओं का कर दीजिए, नीचे लिख के गुणा कर दीजिए, यानी 180 गुणा 2 गुणा 0.01। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या है? ऊपर क्या जाएगा? 100 गुणा कर 100 हो जाएगा, तो सॉल्व करिए, 0 से 0 खत्म, 18 दिया 54, और 2 से कटेगा आपका 50 बार, 50 दिया 150, कितना मिल जाएगा आपको? 150 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी कि P गुणांतर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, दर क्या है? R है, समय क्या है? T है। अब ऐसा ही निकालना है हमें, यानी साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन दे रखा है आपका 7200, दर कितनी रखी है? 50/3, समय कितना दे रखा है? 9 महीना। ठीक है, ये महीना समय दे रखा है महीने में, हमें दर दे रखी है सालाना। ठीक है, ब्याज भी हमें सालाना चाहिए, तो हम महीने को साल में चेंज कर लेंगे 12 से भाग करके, और इन सब के बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 3 से कटेगा आपका 3 बार, और 3 से कटेगा आपका ये 4 बार। ठीक है, 4 से कटेगा आपका 1800 बार। अब देखिए ऊपर कितना बचेगा? 1800 बचा, गुणा बचा आपका 50, बटे में कितना बचेगा आपका? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 पंजे 90 यानी कि 900। कितना ब्याज मिल जाएगा? तो 900 रुपये ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे देखिए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में आपको त्रिभुज गिन के बताने, थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे निकालते हैं त्रिभुज। देखिए, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, ठीक है, इसको एक करिए, इसको दो करिए, एक और दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरह की आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? तो इस तरह की आकृति में होते हैं 3 त्रिभुज। और यदि आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, तो इस तरह की आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? तो 1 2 3 4, फिर ये पूरा 5, ये पूरा 6, ये पूरा 7 और ये पूरा 8, कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। इस तरह की आकृति में 3, इस तरह की आकृति में आपके 8 त्रिभुज होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यही आकृति आपको दिखाई दे रही है इस तरह की, इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो 3 होंगे, 3 3 3 और ये 3। ठीक है, इसके अंदर वाली आकृति देखिए, इस तरह की आकृति बन रही है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो इसमें होंगे 8। बस कुल त्रिभुज जोड़ लीजिए, 3 3 3 3 कितने होंगे? 12, 12 और 8 20। कुल मिला के त्रिभुज कितने हो गए? कुल मिला के त्रिभुज हो गए 20। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी मेजबानी में 18 फरवरी 2024 को
ये बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। किसकी मेजबानी में किया गया था? तो ये किया गया था आपका डेविड टेरेंट की मेजबानी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैसूरी चौहान ने अप्रैल 2024 को आयोजित ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता के लिए किस खेल में रजत पदक जीता था? तो मैसूरी चौहान का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शॉर्ट गन से। ठीक है, शॉर्ट गन। क्लियर। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा? यानी इनका जो नंबरिंग करी जाती है तो उसके हिसाब से इनके इसका योग सबसे ज़्यादा होगा। जैसे एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1, आर का 18, टी का 20 होता है। ये जब इन सबको जोड़ेंगे, फिर इस तरह से इसको जोड़ेंगे, इस तरह से इसको जोड़ेंगे, इस तरह से इसको जोड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा मूल्य किसका निकल के आता है? तो आप ये करके बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, कुल मिला के इसकी नंबरिंग करना है, उनको जोड़ना है, बताना इसमें सबसे ज़्यादा किसका योग है। अब देखिए अगला प्रश्न। 4 छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है। तो पहले मेज बना लेते हैं और फिर चारों को बैठा लेते हैं। मेज कैसी है? चौकोर मेज है। चारों क्या बैठी है? इसके मेज के चारों तरफ बैठी है। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है। मान लीजिए मंजू है, अंजू कहाँ होगी? मंजू जो है अंजू के दाईं ओर है, अंजू कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। अब देखिए आगे, मंजू अंजू की दाईं ओर बैठी है तथा बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। बीना कहाँ बैठी है? बीना बैठी है कमला के बाईं ओर। बीना यहाँ हो जाएगी और कमला कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे। बीना कमला के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, पूछा क्या है? कौन सी दो छात्राएं सामने आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है? कमला अंजू के बाईं ओर बैठी है, तो कौन सी दोनों आमने सामने बैठी हैं? तो अंजू और बीना भी आमने सामने बैठी हैं। अंजू बीना है कहीं? अंजू बीना तो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन कौन सा हो जाएगा? कमला और मंजू। कमला और मंजू क्या है? आमने सामने आपकी बैठी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? ठीक है। इसको देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या 2176 को विभाजित करते समय 9 से छोड़ती है? तो आपको बताएं इनमें से कौन सी संख्या है जो इसमें जब भाग करेंगे तो कितना शेषफल छोड़ेगी? तो 9 शेषफल छोड़ेगी। तो जब हम 17 से भाग करते हैं तो आपका कितना कटेगा? 17 एकम 17, फिर कितना बचेगा? 4, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 13, 17 अट्ठे 36, 17 से तो पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 29 से भाग करेंगे तब भी इसका आंसर 9 नहीं आएगा, यहाँ शेषफल 9 नहीं छोड़ेगा। किस पर छोड़ेगा? तो ये छोड़ेगा आपका 197 पे। कुल मिला आपको करना क्या है? कुल मिला के आपको इसमें भाग देके चेक करना है किसमें शेषफल 9 बच रहा है। ठीक है, 29 से भाग करेंगे तब भी आपका शेषफल 9 नहीं बचेगा, 167 से भाग करेंगे तब भी 9 ही बचेगा। बचेगा किस पे? 197 पे। ठीक है, तो जब 197 भाग करेंगे इसमें तो 197 कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। 20 का मतलब 206। तब 206 में 197 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 9 शेषफल बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस आपको पता है कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या आए थे? वापस आए थे। गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि किसकी रचना है? ये तो मैंने अभी आपको इसी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 50 में बताया था। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि आपकी रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिसके लिए इन्हें 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। प्रथम भारतीय के अलावा ये प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। प्रथम एशियाई व्यक्ति भी कौन थे? वो भी यही थे। ठीक है, बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट है 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 243, तो x का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि यदि a की पावर m है और a की पावर क्या है? n है, तो जब बेस समान होता है तो घाते में समान होते हैं, यानी m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। बस वही इसमें क्या करना है? अप्लाई करना है। तो देखिए एक तरफ दे रखा 3 की पावर x प्लस 2, एक तरफ दे रखा 243, तो हम 243 को क्या लिख सकते हैं? 243 को हम लिख सकते हैं
3 की पावर 5, तो 3 की पावर 6। 243 किसके बराबर होता है? 3 की पावर 6 के बराबर होता है। 6 के बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो 27, 81 और फिर 243 5 के बराबर होता है। ठीक है, 3 की पावर 5। अब बेस समान है तो घाते में समान होगी, यानी x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। कितना है? 90%। यदि अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के पश्चात लाभ परसेंटेज कितना होगा? देखिए, मान लीजिए कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है? वो आपका 100 है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 90%, यानी कि 90 अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य यदि हमारा 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है, यानी 100 का 90% यानी कि 90 ही हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 1% की छूट देना है, तो अंकित मूल्य पर 1% की छूट यानी 100 का 1% 1 ही होता है। यदि 1 की छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 माइनस का 1 यानी कि 99। यानी कि जो 100 रुपये अंकित मूल्य वाली जो चीज़ है वो 1 रुपये की छूट पर यानी कि 99 रुपये में बेची जा रही है, लेकिन उसका क्रय मूल्य है कितना? तो उसका क्रय मूल्य 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये वाली क्रय मूल्य वाली वस्तु 99 रुपये में बेची जा रही है। तो कितने रुपये का लाभ कमा रही है? 9 रुपये का लाभ कमा रही है। तो 9 रुपये का लाभ कितने रुपये पे? क्रय मूल्य पर कितने परसेंट बन जाएगा? तो 9 रुपये का लाभ क्रय मूल्य पर यानी कि 90 पे कितना परसेंट बन जाएगा? 9/10 यानी कि 10%। ठीक है, क्योंकि जो लाभ की गणना करते हैं हम किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं। और जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। 1% की छूट दी गई यानी 1 रुपये की छूट, तो 99 रुपये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना है? 90 है। तो 90 वाली चीज़ 99 बेची जा रही है, 9 रुपये का लाभ कमा रही है। 90 पे कितना परसेंट बन जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर सी। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से ये 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बड़ा घन होता है उसका जितना आयतन होता है उतना ही क्या होगा? छोटे घन का आयतन होगा। तो अब बड़े घन की भुजा कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। छोटे घन की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा? 18 गुणा 18 गुणा 18, क्योंकि भुजा का क्यू ही तो होता है घन का आयतन। ये किसके बराबर होगा? छोटे घन के आयतन के बराबर। तो ऐसे कितने घन बनाएंगे? तो मान लेते हैं कि n घन बनाए जाएंगे, और छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। जो 3 से कटेगा 6 बार, 3 से ये वाला 6 बार कटेगा, और 3 से ये कटेगा आपका 6 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना जाएगा? 216। तो n बराबर कितना मिल जाएगा? 216। ऑप्शन नंबर 1। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु को बोला जाता है। किसको? अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में भी होता है, और जो हरे रंग का तना होता है उसमें भी आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तों के किस भाग में होती है? तो स्टोमेटा में होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा, सिर्फ आपको हरे पौधे दे रखे हैं, तो हरे पौधा क्या बन जाएगा? प्रकाश संश्लेषण का इसका आंसर बन जाएगा। आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है पौधों द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप बनता क्या है? तो इसके फलस्वरूप आपका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ग्लूकोज मतलब जो पौधों का खाना होता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है यानी कि वो जो पौधों का खाना होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन आएगा? 2 के विपरीत फलक पर कौन आएगा? तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हों, उनमें से कोई 2 फलक कॉमन है तो तीसरा फलक एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। इसको देखिए, इसमें आपका 3 और 4 क्या है? कॉमन है। तो जो शेष बचा आपका वो क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत कौन सा आ जाएगा? 2 के विपरीत आ जाएगा 5। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है तथा इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो प्रश्न में दिए गए मूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब आपको ये बताना है कौन सा इसमें बनाया जा सकता है। मेजरमेंट का सब अक्षरों का प्रयोग करके क्या सबमिट को बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सबमिट आपका नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पे आई आया है और इसमें आई कहीं भी नहीं है।
क्या एस और बन सकता है? तो ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ऐसा है, जबकि इसमें कितना है, 1 बार ऐसा है। क्या आपका मेंटर बन सकता है? तो मेंटर भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें एल आया, इसमें कहीं भी एल नहीं है। क्या मास्टर बन सकता है? तो मास्टर आपका बन सकता है। एक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी? रेलगाड़ी चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई दे रखी है मीटर में, समय दे रखा है सेकंड में, तो चाल भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। चाल को हम कैसे चेंज करते हैं? चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें चाल मिल गई, दूरी भी है, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? टी बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी कि 540 बट्टे में 5। 5 से कितना कटेगा आपका? ये 108 बार, यानी 108 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो गतिशील विद्युत आवेश क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आवेश के चारों तरफ क्या पैदा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो नील्स बोर ने की थी। किसने की थी? नील्स बोर ने। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी सबसे पहले? तो नील्स बोर ने ही की थी। और छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे और परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है, आपको वो छोटी छोटी संख्या देखनी है जो 5, 8, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे और परंतु 9, 13 से क्या हो जाए? वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी वो 13 से कटनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, क्या 361 13 से कटेगी? तो 13 दूनी 26, 10 बचेंगे, ये 13 से नहीं कटेगी। क्या ये 13 से कटेगी? तो 13 पंजे 65, 7 बचे 71, ये भी नहीं कटेगी। ये कटेगी क्या? 13 कम 13 5, 13 39 11, 111, ये भी नहीं कटेगी। ये 13 से कटेगी क्या? तो 13 दूनी 26, 10 बचे, 13 7 91, 9 बचे, 13 7 91, यानी कि ये आपकी कट रही है। कितनी बार कट रही है? ये 2 7 7, 270 बार कट रही है। ठीक है, यानी एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो 13 से भी कट रहा है, बाकी सबसे तो कटेगा ही कटेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया है तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो यदि हम औसत में चाहे हम गुणा करें चाहे हम भाग करें, यानी जितनी संख्या से हम गुणा करेंगे औसत भी कितना हो जाएगा? उतना ही गुना हो जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 7 गुणा 12, यानी कि 84। नया औसत कितना हो जाएगा? 84। यदि हम सभी संख्याओं में सेम संख्या जोड़ें तो औसत में भी वो संख्या जुड़ती है। यदि हम सभी संख्याओं में सेम संख्या घटाएं तो औसत में भी वो संख्या घटती है। यदि हम सभी संख्याओं में सेम संख्या गुणा करें तो औसत में भी क्या होता है? उतने से ही गुणा होता है। ये प्रक्रिया किस पर लागू होती है? भाग पर भी लागू होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। आयत सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाता है। आयत दर्शा रहा है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर कर्मचारी को। ठीक है, और त्रिकोण ग्रामीण लोगों को। त्रिकोण किसको? ग्रामीण। और वृत्त पोस्ट ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट। और वर्ग पीओ को, वर्ग किसको दर्शा रहा है? पीओ को। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। या फिर 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला विकल्प देते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, तो पीओ कौन सा? वर्ग वाला। तो कुछ पीओ क्या है? सॉफ्टवेयर कर्मचारी, यानी कि आयत के अंदर और वर्ग के अंदर आना चाहिए। तो आयत के अंदर और वर्ग के अंदर आ रहे हैं आपके 7 और 6। इसका मतलब पहला ही कथन क्या है? पहला ही कथन आपका सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति की खासियत क्या होती है? इसको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु इसको साफ दिखाई नहीं देती। कितने पास की साफ दिखाई नहीं देती? तो 25 सेंटीमीटर से कम की साफ दिखाई नहीं देती। तो निकट बिंदु कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से अधिक। यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तु तो साफ दिखाई देती है उसे, लेकिन उससे कम की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष की ये वाली खासियत होती है। इसको में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। अवतल दर्पण का। ठीक है, कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का।
यहाँ पर लेंस कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, यदि आपको पूछा है कि ये उल्टा हो गया ना, दो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस का। अब इसको कर लीजिए आप दो दृष्टि निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, ठीक है। और दो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो उत्तल लेंस का। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपकी टंकी वगैरह में गैस छोड़ी जाती है वो कौन सी छोड़ी जाती है, तो वो छोड़ी जाती है आपकी जो पानी की टंकी होती है उसमें क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की गोलियां भी, क्लोरीन की गोलियां भी डाल देते हैं उसमें कीटाणुओं के नाशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। कथन कह रहा है कि क्या भारत को परमाणु बम बनाने चाहिए, इसके पीछे तर्क क्या है। हाँ, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है ये। नहीं, इसे इसे क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अभी भी हमारे पास परमाणु बम है, तो कोई संतुलन थोड़ी बिगड़ रहा है। तो ये वहाँ पर क्या है, कथन मतलब तर्क सही नहीं है, केवल एक ही तर्क क्या है, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होता है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2 थीटा के, 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2 थीटा के बराबर होता है cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से k गुनी है, अंकों को पलटने से बनी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों के योग को किससे गुणा करना पड़ेगा, अंकों के योग को किससे गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, जब हम इसको एक्स और वाई के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन है बिगड़ जाएगा, मतलब और लेंथी हो जाएगा। इसमें हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम दो अंकों की कोई संख्या हमने मान ली 12, ठीक है, दो अंकों की है। अब कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से k गुनी है, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, तो 3 की कितनी गुनी है, k गुनी है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग से k गुनी है, तो 12 3 की कितनी गुनी है, तो 12 3 की 4 गुनी है, जो किसके बराबर है, k गुनी की, यानी k के बराबर। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई, ठीक है। अब कह रहे हैं अंकों को पलटने से बनी संख्या, यदि हम इसके अंकों को पलटते हैं तो अब संख्या कितनी बन जाएगी, 21। अंकों को पलटने से बनी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों के योग को, यानी अंकों के योग यानी कि 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें ये संख्या प्राप्त करने के लिए हमें अंकों के योग को किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें 21 मिलेगी। तो अब हमें ये वैल्यू हमें k के रूप में चाहिए, तो हमें 7 कैसे मिलेगा, जब हम 11 में से k की वैल्यू यानी 4 को हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वही क्या है, आपका राइट आंसर भी है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो आपको सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया है, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे ना तब भी आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप क्या होता है। गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु क्या करते हैं, तो जो परम शून्य ताप होता है उसमें गैस के अणु क्या हो जाते हैं, शून्य गति में होते हैं, यानी कि स्थिर हो जाते हैं, यानी उनकी गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा उचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस ईंधन से मिलती है प्रति ग्राम, तो वो मिलती है आपकी हाइड्रोजन से, सबसे ज़्यादा मिलती है। आपको सूर्य से जो आपका प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य में जो ऊष्मा बन रही है वो भी किसी वजह से बन रही है, हाइड्रोजन के ही समस्थानिक के द्वारा बन रही है। और जो हाइड्रोजन बम से ऊर्जा निकलती है वो भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। सबसे ज़्यादा मात्रा ऊर्जा किसमें होती है, हाइड्रोजन में ही होती है। क्वेश्चन है, यदि साइन 2 थीटा बराबर 1/2 है तो cos 75 माइनस थीटा का मान क्या हुआ। देखिए, आपको दे रखा है साइन 2 थीटा बराबर 1/2, साइन 2 थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30। साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2। अब साइन 2 थीटा की कंपेयर करेंगे साइन 30 से, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 30। 2 थीटा बराबर 30 है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर 30/2 यानी कि 15 अंश। थीटा की वैल्यू मिल गई हमको 15 अंश। अब हमें पूछा गया cos 75 माइनस थीटा की वैल्यू, तो cos 75 माइनस के थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 15, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 60, है ना। 75 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 60। cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है, 1/2, यानी cos 75 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये डायग्राम दे रखा है और बोला है कि उपरोक्त चित्र में ए बी सी डी के समांतर है यदि कोण बी ए एफ यानी कि ये वाला 98 डिग्री का है और ए एफ सी का है ए एफ सी यानी कि ये वाला कितना 144 अंश का है। तो कोण ई सी डी यानी ये वाला आपको बताना है, कौन बताना है, ये वाला, इसको हमने मान लिया एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दो आपकी समांतर रेखा है, ठीक है, इसको यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, आपके आपस में बराबर होंगे, इनको क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ये भी क्या होता है, संगत कोण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर बराबर होंगे, ये भी आपका संगत कोण है, ठीक है। और ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे, बराबर बराबर, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो इस तरीके से इसमें नियम लगता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर लौट के। इस डायग्राम को मैं यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 98 और ये दे रखा है आपका 144। ये सी है, ये ई है, ये डी है, बी है, ये आपका ए है और ये आपका एफ है, ठीक है। देखिए ये डायग्राम है आपका, पूछा क्या, ये वाली वैल्यू पूछी आपसे, इसको मान लेते हैं एक्स। ये दोनों क्या है, ये आपकी समांतर रेखा है। जैसे हम इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, फिर यदि हम समांतर एक रेखा खींचते हैं इस तरह से और इस रेखा को यदि हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से और इस रेखा को भी यदि हम आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखा थी, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या थी, आपकी समांतर रेखा थी। तो ये और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर बराबर होगा, यानी संगत कोण होंगे। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 98 का, कितने का होगा, ये होगा आपका 98 का। यदि ये 98 का है तो ये भी आपका 98 का ही होगा। और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 144 का है और यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितने का होता है, 180 अंश का होता है। तो ये कितने का बचा, 36 का बचा। यदि ये 98 का है तो ये पूरा 180 का हुआ यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। तो ये कितने का बचा, ये बचा आपका 82 का, क्योंकि 180 में से 98 हटाएंगे 82 का। जब ये 36 का, ये 82 का, तो ये कितने का बचेगा, तो ये बचेगा आपका 36 प्लस 82 कितना होता है, तो 36 प्लस के 82 ये होता है आपका 2 बचा 8, 8 और 3 11, 118 डिग्री के बराबर। आपको पता है इस त्रिभुज जब हम देखेंगे इस त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज का तीनों कोण होगा, ये कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये जो कोण बचा आपका इधर वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस के 36 प्लस 82 यानी 118। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 घटा दें 180 में, तो 62। तो ये वाला कोण क्या है, एक दूसरे के सीधा कोण है, तो ये 62 का है तो ये भी क्या होगा, 62 का ही होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 62 डिग्री का। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना था। अगला प्रश्न देखिए, सभी उपयोगकर्ता प्रेषक हैं। तो यहाँ बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि इसके जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो ऊपर दे रखे हैं। देखिए सभी उपयोगकर्ता क्या है, प्रेषक हैं। ये बोला किसका हो जाएगा, प्रेषक का। फिर बोला है आपसे कि कुछ उपयोगकर्ता क्या है, मशीन है। कुछ उपयोगकर्ता क्या है, मशीन है। तो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या दे रखे हैं आपको, कुछ प्रेषक मशीन है, तो कुछ प्रेषक मशीन है तो है आपके, बिल्कुल सही बात है। सभी प्रेषक मशीन है, सभी प्रेषक मशीन है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा निष्कर्ष निकलता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया का एक गुण होता है। तो अमोनिया क्या होती है, क्षारीय होती है। अमोनिया कैसी होती है, क्षारीय होती है। अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH4, क्या होता है, सॉरी NH3। अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3। और अमोनिया कैसे होती है, क्षारीय होती है। तो क्षारीय होने का कारण क्या है, क्षारीय होने के कारण ये लिटमस पेपर को लाल को नीला कर देती है। लाल को क्या करती है, लाल को नीला, यानी इसकी जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है, ठीक है। अमोनिया गैस जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देती है, इसके कारण, इसके क्षारीय गुण के कारण। आपको पता है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है।
अमोनिया तो क्षारीय होती है, तो ये लाल को क्या करेगी, नीला कर देगी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्कराज आनंद ने की है? मुल्कराज आनंद ने की है। द विलेज, द स्ट्रेंजर कॉल्ड आई, डार्क रूम, या फिर माई गॉड ड्राइंग यंग। तो मुल्कराज आनंद ने किसकी रचना की है? तो इसकी की है आपकी द विलेज ने। ठीक है, पुरानी पुस्तक है आपकी द विलेज। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।